नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डबल हेलिक्स में। मेरा नाम है विष्णु शर्मा और आज हम बात करेंगे बैरियर्स ऑफ जीन फ्लो बिटवीन स्पीशीज़। वो कौन कौन से बैरियर्स हैं जो किन्हीं दो स्पीशीज़ के बीच में जीन फ्लो को रोकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैरियर्स ऑफ जीन फ्लो। हम सभी जानते हैं कि जितनी भी स्पीशीज होती हैं वो अपना अपना जीन पूल मेंटेन करके चलती हैं। तो ये बैरियर ही मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो किसी एक स्पीशीज़ के जीन्स को किसी दूसरी स्पीशीज़ में ट्रांसफ़र होने से रोकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे बैरियर हैं जो कि ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले जो बैरियर आता है दैट इज़ कॉल्ड प्री मैटिंग बैरियर्स। प्री मैटिंग बैरियर्स। ये प्री मैटिंग बैरियर क्या होते हैं कि किन्हीं दो स्पीशीज़ के बीच में मैटिंग को ही नहीं होने देंगे, यानी ये दो स्पीशीज़ मेट ही नहीं करेंगी तो उनके बीच में जीन्स का जो फ्लो है वो कभी नहीं हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्री मैटिंग बैरियर्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। नंबर 1 है जिसमें कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ग्राफिकल आइसोलेशन। अगर कोई दो स्पीशीज दो अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस में रहती हैं या उनके बीच में कोई भी ऐसा बैरियर है जो कि एक्सट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक का मतलब ये है कि उनका खुद का रोल नहीं है पर किसी वजह से कोई ऐसी मान के चलिए रिवर आ गई या कोई वो पहाड़ आ गया या कुछ और भी आ गया जिसकी वजह से दो स्पीशीज आपस में मेट नहीं कर पा रही हैं। ऐसे टाइप के बैरियर को हम बोल सकते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन, कि दोनों स्पीशीज जियोग्राफिकली अलग अलग है। मान के चलिए एक ऑस्ट्रेलिया में रह रही है और एक अफ्रीका में रह रही है तो दोनों कभी मेट कर ही नहीं पाएंगी। हाँ, ये बर्ड्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बर्ड्स फ्लाई करके जा सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, दूसरा है हमारा सीजनल आइसोलेशन। सीजनल आइसोलेशन। सीजनल आइसोलेशन में क्या होता है, दो स्पीशीज ऐसी हैं कि दोनों का ब्रीडिंग सीजन बहुत अलग है। यानी एक अगर गर्मियों में ब्रीडिंग करती है और एक अगर विंटर्स में ब्रीडिंग करती है या एक समर में ब्रीडिंग करती है तो वो कभी भी क्या हो नहीं पाएंगे, मेटिंग कर ही नहीं पाएंगी क्योंकि उनका ब्रीडिंग सीजन ही अलग अलग है। ओके, इसी सीजनल आइसोलेशन को हम टेम्पोरल आइसोलेशन भी बोल सकते हैं। और टेम्पोरल आइसोलेशन। टेम्पोरल आइसोलेशन। नंबर 3 आता है इसमें हमारा हैबिटेट आइसोलेशन। हैबिटेट आइसोलेशन। अगर दो स्पीशीज ऐसी हैं जो डिफरेंट हैबिटेट में रहती हैं, मान लेते हैं स्पीशीज 1 है, स्पीशीज 1 ये है एक्वाटिक और स्पीशीज 2 है ये टेरेस्ट्रियल है, तो ये कभी भी मेटिंग हो ही नहीं पाएगी। नो मेटिंग। ठीक है, कभी इनके बीच में मैटिंग कभी नहीं हो पाएगी। तो इस टाइप के हैबिटेट, इस टाइप की जियोग्राफिकल बैरियर को हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी इस टाइप के हम आइसोलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, हैबिटेट आइसोलेशन, क्योंकि दोनों का जो हैबिटेट है अलग अलग है। एक वाटर में रहती है और एक लैंड पर रहती है। तो अब नंबर 4 पे जो आता है दैट इज पॉलिनेटर आइसोलेशन। पॉलिनेटर आइसोलेशन। पॉलिनेटर आइसोलेशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक इंसेक्ट है कि एक फ्लावर में जो पोलन ग्रेन्स उससे चिपक रहे हैं वो उसके अपर हेड पे चिपक रहे हैं, दूसरे फ्लावर में क्या हो रहा है, लेग्स पे चिपक रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कभी उस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि एक फ्लावर में मुंह से लग रहे हैं और दूसरे पर लेग से लग रहे हैं। इस टाइप के आइसोलेशन को हम बोल सकते हैं क्या, पॉलिनेटर आइसोलेशन। या फिर ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर फ्लावर को
एक पर्टिकुलर टाइप का इंसेक्ट ही क्या करता है, पॉलिनेट करता है। तो इस तरीके से उनके बीच में जो डिफरेंट स्पीशीज है उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम ही होंगे, ओके, या इंटरब्रीडिंग के चांसेस बहुत कम होंगे, वो इनब्रीड ही करेंगे। नेक्स्ट टाइप का जो प्री मैटिंग बैरियर है दैट इज कॉल्ड इथोलॉजिकल आइसोलेशन। इथोलॉजिकल आइसोलेशन और बिहेवियरल आइसोलेशन। बिहेवियरल आइसोलेशन, मान लीजिए इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई एक स्पीशीज क्या कर रही है, कोर्टशिप के लिए एक सिग्नल भेज रही है जो कि किसी दूसरी स्पीशीज के लिए वो अननोन है। मान लीजिए कि मैं किसी से किसी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जो कि उसे नहीं आती है, तो वो उसको समझ ही नहीं पाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर एक स्पीशीज इंटर कॉपुलेशन के लिए अगर किसी दूसरी स्पीशीज को एक सिग्नल देती है जो कि उसके लिए अननोन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो दूसरी स्पीशीज है वो उसे सिग्नल ही नहीं देगी या रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी। इस टाइप के आइसोलेशन को हम बोलते हैं इथोलॉजिकल आइसोलेशन या बिहेवियरल आइसोलेशन। नेक्स्ट इज पोस्ट मैटिंग बैरियर्स। पोस्ट मैटिंग बैरियर्स, इस टाइप की कंडीशन में क्या होता है कि कॉपुलेशन तो होता है बट डिफरेंट स्पीशीज के बीच में गैमीट्स का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ओके। तो इसके भी 3 टाइप हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 है मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन में क्या होता है कि कॉपुलेशन तो होता है बट जो डिफरेंट स्पीशीज है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो फिटिंग होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में गैमीट्स भी ट्रांसफर नहीं हो पाते, एज ए रिजल्ट फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा, ओके। यानी कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो फिजियोलॉजिकल फिट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो गैमेट्स हैं वो प्रॉपर फिट नहीं होंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर ट्रांसफर नहीं होगा किसका, गैमीट्स का। तो इस टाइप के हमारे बैरियर को हम बोलते हैं मैकेनिकल आइसोलेशन। दूसरा है कॉपुलेटरी बिहेवियर आइसोलेशन। कॉपुलेटरी बिहेवियरल आइसोलेशन, कॉपुलेटरी बिहेवियर आइसोलेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि जब स्पीशीज ने कॉपुलेशन तो किया बट उस कॉपुलेशन के टेन्योर में क्या हुआ, जो दूसरी स्पीशीज है उसके गोनाड्स प्रॉपरली स्टिमुलेट ही नहीं हो पाए। जब गोनाड्स प्रॉपर स्टिमुलेट नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, दूसरे जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी और जो गैमीट्स का जो ट्रांसफर हुआ वो फेल हो जाएगा। इस कंडीशन में भी क्या होगा, जाइगोट नहीं बनेगा। थर्ड टाइप का जो हमारा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या होता है कि जो पोस्ट मेटिंग बैरियर है वो क्या है हमारा, गैमेटिक आइसोलेशन। गैमेटिक आइसोलेशन, गैमेटिक आइसोलेशन में क्या होता है कि गैमीट्स अब फ्यूज नहीं कर पाते, मतलब गैमीट्स खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं अपने आप को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो स्पीशीज के जो गैमीट्स होते हैं वो स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं या कॉन स्पेसिफिक होते हैं, एक ही स्पीशीज के गैमीट्स ही फ्यूज करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा डेवलपमेंट में ओवम और स्पर्म के बीच में फर्टिलाइजेशन और एंटी फर्टिलाइजेशन की बाइंडिंग होती है, तभी जा करके वो क्या कर पाता है, स्पीशीज स्पेसिफिक स्पर्म को ही ओवम फर्टिलाइज करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ऐसे ही इसे हम बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ गैमीट। इसे हम और भी बोल सकते हैं इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ गैमीट। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, गैमीट जो क्या है प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा और जाइगोट नहीं बनेगा। थर्ड टाइप का जो मैकेनिज्म है वो है हमारा पोस्ट मैटिंग बैरियर। इसमें क्या होगा, कॉपुलेशन भी होगा, मैटिंग भी होगी, जाइगोट भी बनेगा, बट तो जाइगोट होगा उसकी फिटनेस क्या रहेगी, कम रहेगी। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी बैरियर की, दैट इज कॉल्ड पोस्ट जाइगोटिक। पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स,
पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स। पोस्ट जाइगोटिक बैरियर में क्या होता है कि जो जाइगोट बनता है, जाइगोट फॉर्म्स बट हैव जाइगोट फॉर्म्स but have या have reduced fitness। तो इसमें भी क्या है, दो टाइप के मैकेनिज्म हैं। नंबर 1 एक्सट्रिंसिक और नंबर 2 इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि जाइगोट तो बना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल स्टेरिलिटी। नंबर 1 है इसमें बिहेवियरल स्टेरिलिटी। इसमें क्या होगा, जाइगोट तो बना बट उसको अपने जैसा मैटिंग पार्टनर ही कभी नहीं मिला, ठीक है, यानी कि वो उसे मेटिंग करने के लिए अपने जैसा ही पार्टनर नहीं मिला। अब ये कॉमन सी बात है कि अगर कोई हाइब्रिड बनना है, क्योंकि जो दो स्पीशीज होंगी उनके बीच में अगर जीन्स का ट्रांसफर होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है, तो वो जाइगोट हाइब्रिड होगा। अब वो जो हाइब्रिड है वो क्या, उसे भी मैटिंग करने के लिए क्या चाहिए होगा, सेम टू सेम अपने जैसा ही चाहिए होगा। तो ऐसे की नंबर भी कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो मैटिंग नहीं कर पाएगा। ओके, तो इस टाइप के जो आइसोलेशन मैकेनिज्म है इसे हम बोलते हैं बिहेवियरल स्टेरिलिटी। दूसरा है इसमें इकोलॉजिकल इनवायबिलिटी। ओके, इकोलॉजिकल इनवायबिलिटी में क्या होता है, जाइगोट जो बनता है या जो हाइब्रिड बनता है उसके पास इतना उसका एक खुद का निश नहीं होता जिसमें रहकर वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके और ब्रीड कर सके, यानी कि उसका खुद का कोई निश नहीं होता है, ठीक है। जाइगोट या हाइब्रिड लेक देयर ओन niche to compete with parent species। ओके, तो जो हाइब्रिड होगा उसकी खुद की कोई निश नहीं होती, जिसकी वजह से क्या नहीं कर पाता, वो कॉम्पीट नहीं कर पाता और एलिमिनेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है जो हमारे इंट्रिंसिक बैरियर। इंट्रिंसिक में क्या होता है, नंबर 1 हाइब्रिड इनवायबिलिटी। हाइब्रिड इनवायबिलिटी में क्या होगा, जो हाइब्रिड बनेगा वो इनवायबल हो जाएगा, यानी जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, इनवायबल हो जाएगा ड्यू टू सॉरी DUE होगा, ड्यू टू डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो हाइब्रिड होगा वो क्या होगा, इनवायबल हो जाएगा, क्योंकि जो डेवलपमेंटल डिफेक्ट आ जाएंगे उसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हाइब्रिड इनवायबल हो जाएगा। दूसरा है हमारा इसमें हाइब्रिड स्टेरिलिटी की वजह से क्या होगा, जैसे कि आपने देखा होगा म्यूल बना या हिन्नी बनी, ठीक है, तो ये म्यूल और हिन्नी क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, क्योंकि इनके पास प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होते, जिसकी वजह से प्रॉपर मियोसिस कर सके, यानी कि इनमें ऑड नंबर होता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, तो वो कैसा रहेगा, स्टेराइल रहेगा, जिसकी वजह से उसकी फिटनेस क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है, रिड्यूस्ड फिटनेस, ठीक है, तो फिटनेस कम रहेगी तो प्रॉपर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, नो रिप्रोडक्शन। थर्ड और लास्ट है हमारा इसमें हाइब्रिड
ब्रेकडाउन। ये हाइब्रिड ब्रेकडाउन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि हाइब्रिड ब्रेकडाउन क्या होता है। हाइब्रिड ब्रेकडाउन का मतलब होता है, देखिए जब दो टाइप के हाइब्रिड बनते हैं, एक तो होता है हाइब्रिड विगर जो कि अपने पेरेंट्स से सुपीरियर होता है, दूसरा होता है हाइब्रिड ब्रेकडाउन जो अपने पेरेंट्स से क्या होता है, इन्फीरियर होता है। यानी कि जब F1 हाइब्रिड बनता है किसी भी स्पीशीज का, मान लेते हैं TT का हमने जब क्रॉस कराते हैं, तो ये जो F1 हाइब्रिड बना, T और T, ये F1 हाइब्रिड बना, ये क्या है, हाइब्रिड विगर है। अगर ये ट्रेट कैसा है, क्वालिटेटिव ट्रेट है, तो उस रिगार्ड में कैसा होगा, ये सुपीरियर रहेगा। क्या? सुपीरियर रहेगा। बट कभी कभी क्या, सुपीरियर इन इफ क्वालिटेटिव, सुपीरियर इफ क्वालिटेटिव, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो उसको बोला जाएगा हाइब्रिड विगर, अगर ये सुपीरियर रहता है। बट अगर ये अपने पेरेंट्स से इन्फीरियर रहेगा, तब इस कंडीशन को बोलते हैं हाइब्रिड ब्रेकडाउन। ओके फ्रेंड्स, तो अगर क्वांटिटेटिव ट्रेट हुआ वो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो इन्फीरियर हो जाएगा। इसी वजह से वो प्रॉपर अपने पेरेंट्स को कॉम्पीट नहीं कर पाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।